सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऐसे लग रहा है कि मुल्क में अब गवर्नेंस का बहरान पैदा हो चुका है। पहले ही कोरोना का मसला था, लेकिन अब अजीबोगरीब मसाइल सर उठा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ क्या मिलना था, पेट्रोल ही मिलना खत्म हो गया। लोग मारे मारे फिरते रहे। क्यों ऐसा हुआ? क्या हुकूमत की प्लानिंग नहीं थी, या ये कहा जा रहा है ऑयल मार्केट कंपनीज को उगरा ने नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस, कि आपने क्यों होने दिया? क्या ये माफिया भी बेकाबू हो गया है? किस किस माफिया की बात करें? वज़ीर आज़म नोटिस ले रहे हैं, और जिस तरह बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब प्रोग्राम में कहते रहते हैं कि नोटिस ही लिया जाता है और जिस काम का कुछ ना बनना हो वहां नोटिस लिया जाता है। और ये बात बड़ी शर्मिंदगी की है कि वज़ीर आज़म हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो किसी चीज का नोटिस ले और पता चले कि इस पर कुछ नहीं हो सकता। फिर नोटिस लिया गया है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई, तकरीबन पिछले 90 दिन में 43 से 47 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई, लेकिन चीजों की कीमतें कम नहीं हुई, बल्कि यूं कह लें कि बढ़ गई हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि महंगाई इस माह, यानी मई का महीना हम कह सकते हैं, पिछला माह, तो उसमें शरह कम रही 8.2%, लेकिन बहुत सी चीज़ों की कीमतें बढ़ी भी हैं। क्यों ऐसा है? और सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि ये बेकाबू होता चला जा रहा है और अब हुकूमत को एक दफ़ा फिर ख्याल आ गया है कि अच्छा जी, अब बड़ी मार्केट्स बंद कर देते हैं। तो ये क्या है? कुछ करना है, नहीं करना, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये किस तरह से निज़ाम चल रहा है इस मुल्क का कि जैसे डे टू डे फैसले हो रहे हैं कि अच्छा यूं कर लेंगे, नहीं तो ऐसे कर लेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ इंतजामात उस तरह के नजर नहीं आ रहे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कैसे लग रहा है कि इंतजामिया बेबस हो गई है? क्या करना है, कोरोना का किस तरह करना है? कोई प्लान होता कि अच्छा जी, हमने ये फेज है, ये लॉकडाउन का हम इस तरह खोल रहे हैं, अब कह रहे जी हम मार्केट्स बंद कर देंगे, एसओपी पर अमल नहीं हो रहा। इसलिए उसामा साहब, कल एनसीओसी की मीटिंग हुई। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कल एनसीओसी की मीटिंग में पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब दोनों वहाँ पर थे, दोनों के नुमाइंदे वहाँ पर थे। तो पंजाब ने कहा जी हमने तो आपकी पॉलिसी पर अमल किया है और जो आपने कहा हमने वही किया, और उसकी वजह से रिजल्ट जो है ये सामने आ रहा है। असल में मीटिंग ये थी कि कोरोना बढ़ क्यों रहा है और पंजाब में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। सर, 2 दिन से 4000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सर हलाकों की तादाद बढ़ रही है। हर 4 में से एक शख्स जब टेस्ट करते हैं तो पता लगता है उसमें कोरोना है। ये सरकारी फिगर्स हैं। सर सुन तो लें, वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कहा जी आपका कसूर है, आपका कसूर है, आपकी वजह से कोरोना बढ़ा है। पंजाब ने कहा जनाब नहीं, ये आपकी पॉलिसीज की वजह से बढ़ा है। कल पंजाब और वफाक आपस में लड़ पड़े कोरोना के इशू पर। यानी एक ही हुकूमत, सिंध तो था ही। कल पंजाब ने भी कहा कि जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, जो आप कहते रहे वो हम करते रहे हैं। जिसमें वफाक ने कहा जनाब आप तो सूबे में बैठे हुए थे, आप तो लाहौर के अंदर आपकी हुकूमत है, आप हमें बताते, हमने कब अपनी मर्जी तोड़ दी है। आपने मार्केटें नहीं खोलनी थी ना खोलते, आपने सख्ती करनी थी बिल्कुल सख्ती करते। हम इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। हमने तो तुम्हें पहले कह दिया था कि जो भी पॉलिसी करनी है करो, लेकिन कोरोना फैलना नहीं चाहिए। पंजाब ने कहा जनाब आप लोग तो कह रहे थे कि सख्ती नहीं करनी, लोगों पे नरमी रखनी है, और ये है कि जो लॉकडाउन है वो भी नरम रखना है। तो हमने तो वही पॉलिसी जो है उसको एग्जीक्यूट किया, उसी पे अमल दरामद किया। अब उससे अगर कोरोना फैल गया तो इससे हमारा क्या कसूर है? लेकिन वफाक में कुछ सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि वफाकी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस चीज़ पे कहा कि जी ये बिल्कुल आपकी गलत बात कर रहे हैं, हमने आपको कतन ये नहीं कहा था। हमने कहा था अपने हालात देख के, अपने वहाँ पर जो फैलाव है उसको देख कर आपने फांसी तदाबीर करनी है। ठीक है। एसओपीज पर अमल, अब एसओपीज पर अगर अमल आप नहीं करवा सके तो इसका मलबा वफाकी हुकूमत पर ना डाला जाए। अच्छा। ये आपकी अपनी कमजोरी थी, अपनी गलती थी। ये हमने आपको ये नहीं कहा था कि मार्केटें आदि खुलवा दें आदि ना खुलवाएं, या ये जो सारा कुछ है ये आपने किया। आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपने देखना था, उसके मुताबिक फैसले करने थे। जो आप फैसले नहीं कर सके जिसकी वजह से कोरोना बढ़ा है,
अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि जनाब अब पंजाब गवर्नमेंट अपने फैसले खुद करेगी, इंडिपेंडेंटली करेगी, ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के करेगी। ठीक है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी हम तो फिर बड़ी मार्केटें सारी बंद कर रहे हैं, जो मर्जी हो जाए। इसके बाद कल ये फैसला हुआ कि बड़ी मार्केटें हम बंद करने जा रहे हैं जिस तरह से कोरोना का फैलाव हो रहा है। उसामा साहब, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, फेडरल गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, सरकारी एस्टीमेट है कि 15 जून तक पंजाब टोटल जो पेशेंट हैं कोरोना के जी वो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक चले जाएंगे 15 जून तक। यानी कि आज 80,000 है तो ऑलमोस्ट 15 जून तक डबल हो जाएंगे। ये जो आपने बात की है एस्टीमेट में बाबर साहब, मैं चंद चीजें अर्ज कर दूं, कोई ये फिगर रह ना जाए, सिर्फ यही कि जो कहते हैं ना घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं सरकारी अदाद-ओ-शुमार 31 मार्च तक 1 माह से ज्यादा अरसे में मुल्क में केसेस की तादाद थी 2000, जबकि 26 अमवात हुई थी। ये पहला महीना है जब कोरोना शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि अप्रैल के महीने में इस वायरस के केसेस बढ़ना शुरू हुए। 1 माह के अरसे में तादाद हो गई 16,500, जबकि अमवात थी 385। अब मई का महीना आया तो इस सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई और 1 महीने के दौरान केसेस की तादाद पता है कितनी हो गई? 54,000 से ज्यादा केसेस हो गए। और अभी ये पिछले 3 दिन, आज 4 जून है, मैं पिछले 3 दिन का आपको बता दूं 12,000 से ज्यादा तादाद है मरीजों की। यानी हर रोज 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग इसमें शहीद हो गए, जाबाक हो गए हैं। और अभी नहीं पता कि अब आगे जिस तरह आप बता रहे हैं कि 15 जून, ये तो सर 10 दिन रह गए। मैं आपको बता रहा हूं, 10 दिनों में आप कह रहे हैं सर्वे करवाया गया तादाद हो जाएगी। उसामा साहब, जो सर्वे करवाया गया उसके मुताबिक 15 जून तक पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट की तादाद 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान होगी। और ये भी कहा गया है कि जनाब इतनी बड़ी तादाद को हमारे अस्पताल कैटर नहीं कर सकते। सर अभी ये खबरें आ रही हैं कि अक्सर हॉस्पिटल्स में अब जगह नहीं बची। सर इतनी बड़ी तादाद को पाकिस्तान भर के हॉस्पिटल कैटर नहीं कर सकेंगे, इतनी बड़ी तादाद को। और आप सोचें कि अगर किसी के इलाके में, किसी के शहर में अब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं रही, क्या वो दूसरे शहर जाएगा? बेचारा क्या करेगा? सर दूसरे शहर में भी जगह नहीं होगी ना। आप मेरी बात को नहीं फॉलो कर रहे। मैं वैसे कह रहा हूं कि तमाम बड़े शहरों में बैक टू कैपेसिटी चले जाएंगे। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जगहों पर अगर जगह बची, क्योंकि सरकारी तौर पर कहा जा रहा है जी हमने पूरा डाटा इकट्ठा किया हुआ है कि इस हॉस्पिटल हम रेफर कर देते हैं जी, आप उस हॉस्पिटल में चले जाएं। किधर जाए? उसामा साहब 1 करोड़ की लाहौर आबादी है। लाहौर की 1 करोड़ आबादी के लिए हॉस्पिटल कितने हैं? लाहौर को तो वो कैटर कर नहीं सकते। लाहौर के एक घर से कोरोना के हवाले से 4 अमवात, 4 लाशें उठी हैं। डॉक्टर साहब के वो रिलेटिव, डॉक्टर साहब जो कल हम बात कर रहे थे, पहले उनकी वालदा फौत हुई, उसके बाद उनके वालिद फौत हुए, उसके बाद सब इंस्पेक्टर आमद डोगर जो PI पुलिस वाले, मैं चले DSP थे मे भी, आमद डोगर साहब जो है वो जनाब जामबाग हुए। उसके बाद उनके भाई जो डॉक्टर साहब है, मैंने आज जो सुना, मैं भी आप अपडेट हो, उनके भाई जो कोरोना के हवाले से हॉस्पिटल में थे वो भी जामबाग हो गए। डॉक्टर साहब इसको कंफर्म कर, मुझे अभी रास्ते में खबर मिली है। मामला यह है कि सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर अगर ये हुकूमत के इदादो शुमार के मुताबिक जिस तरह के उनके बारे में ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि उनकी जो मवात हैं वो कोरोना से हुई हैं, एक घर के अंदर से 4 लाशें उठी हैं, तो हम तो सिर्फ आनियां जानियां देख रहे हैं। वो क्वारंटाइन सेंटर जो उधर बना हुआ है एक्सपो सेंटर में, डॉक्टर साहब कितने डॉक्टर है, कितना बजट है, लोगों के साथ हो क्या रहा है? यहाँ पे एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ टिड्डी दिल है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल मुअज्जम एजाज ने आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी है इकदाम के हवाले से, और आर्मी चीफ ने कहा कि सिविल जो इंतजामिया उसकी हर मुमकिन जो मदद फराम की जाए। आपने मिनिस्टर जो हवाबाजी है उनका बयान भी सुन लिया कि तकरीबन 27 साल बाद वो कह रहे हैं टिड्डी दिल का जो हमला हुआ है, और अभी जून में उन्होंने कहा कि वो आएगा बहुत ज्यादा। तो उनका जो हमारे पास उस वक्त जो 20 जहाज थे, अभी 2 भी शायद नहीं रह गए। तो मामला यह है कि उसकी बजाय जो जमीन, एक तरफ कोरोना जो है उसके हवाले से भी फौज सिविल इंतजामिया की मदद करे, एक तरफ जो जिम्मेदारों का जो हमला हो रहा है, लाखों एकड़ रकबा तबाह हो गया, वहां पे भी फौज काम करे, बॉर्डर की हिफाजत भी फौज करे, और जो 50 अरब की सब्सिडी है वो जाए किस माफिया को? वो जो खाद माफिया और पेस्टिसाइड्स है वो उसको मिलेगी सब्सिडी के नाम पर। अच्छा, और आवाम मरेंगे भूखे। इस तरह कोरोना के हवाले से मामला बड़ा अहम है। अपना उसामा साहब, कोरोना के हवाले से एक लूट मार का बाजार भी गर्म है। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, आप जरा जाकर दिखाएं, आपको नजला, जुकाम, बुखार और खांसी हो जाए, आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर निमोनिया आपको हो जाए,
आप मुझे इलाज करा के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, क्या नजला, जुकाम, बुखार, निमोनिया ये नाकाबिले इलाज मर्ज है? अगर आपको इस चक्कर में आपको कहें जी कोरोना है आपको, और मैं अपने मेरे इलाके का एक साबिक चेयरमैन जिसको ननकाना ने कहा, हॉस्पिटल ने कि आपको दिल का मर्ज है, DHQ शेखपुरे ने कहा, PIC रेफर किया कि दिल का मर्ज है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल नाम लेते डॉक्टर हॉस्पिटल, वहां पे उनका 2 लाख जमा करा दे। जब 2 लाख जमा कराया, घर वाले उधर बैठे हैं उसामा साहब, 3 दिन तक उसको कैद रखा गया, घर वालों को मिलने नहीं दिया गया, उन्हें हाथ जोड़े, उसका फोन छीन लिया गया, उसके बाद लाखों रुपए दे के तरले मिनते करके उन्होंने पता किया कि उसने कहा मुझे कैद कर दिया गया और मुझे ना दवाई, ना को मुझे खाना, ना मुझे फोन कर सकता था, पैसे दे के लोकेट करने के लिए कई 3 दिन उनके लगे। उसने कहा जी मेरा दिल तो ठीक हो गया रिपोर्ट के बाद। ये एक लूट मार का बाजार भी डॉक्टर साहब गर्म है, यानी जिस बंदे को क्या डेंगू खत्म हो गया है, क्या बुखार खत्म हो गया है, क्या जब खेतों में आपको पता है इस मौसम में एक काम खुद करते हैं कि आप गंदम की जब कटाई होती है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, कटाई होती है, दोबारा आपकी बात मशीनें चलती हैं तो डस्ट भी आती है, गर्मी भी आती है, नजला जुकाम बुखार भी होता है। क्या हर बंदा कोरोना का मरीज है? कर्नल साहब ये जो आप लूट मार की बात करें, बाबू डोगर साहब, अब हाल यही रह गया है कि वही काम जो पहले आपने किए, वो कहते हैं ना जिस तरह थूक कर चाटने वाली बात है, माजरत के साथ मुझे कोई और इससे कोई और मिसाल मिल नहीं रही कि आप कहते हैं जी अच्छा अब ये चीज़ खोल दो, नहीं अब बंद कर दो। तो आपको पहले नहीं पता था कि ये सब होना है, अब आप मार्केट खोल कर कैसे बंद कराएंगे, क्या करेंगे आप? सामा साहब कोई पॉलिसी है ही नहीं है, हुकूमत की कोरोना से निपटने की कोई पॉलिसी नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट की ना किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मैं आपको बिल्कुल ओपनली कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि एनसीओसी की कल मीटिंग हुई, एनसीओसी की मीटिंग हुई, पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया, फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया कि ना आप जिम्मेदार है कोरोना के फैलाव के, आप इसमें लड़ पड़े हैं। अब यहाँ पे हालात हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा जी जो आपने पॉलिसी बनाई वो हमने अमल दरामद करवा दिया, आपने तो ये कहा था कि किसी को कुछ कहना ही नहीं है, हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। उस पर उसने कहा जी कि आपकी तो गवर्नमेंट है लाहौर में, आपको हमसे बेहतर आइडिया होना चाहिए। हालात ये कि यहाँ पे जो सीएम है वो तो हेलीकॉप्टर पे और जहाज पे बैठ के कोरोना चेक करते रहे पूरे शहर में। इससे कोरोना चेक होना था हवाई जहाज में बैठ के या हेलीकॉप्टर में बैठ के, सुबह 6 बजे वो मार्केटों का जायजा लिया करते। सुबह 6 बजे कौन सी मार्केट खुलती है? फिर यहाँ पे पुलिस जो है वो पैसे ले के एसओपी पर जिस तरह से अमल दरामद कराती रही है कि पूरे शहर की आधे शहर की सारी जो दुकानें हैं वो वो सारी जो वो पैसा जो है इकट्ठा करती रही है। ये तो रेट है। मैं कहता हूँ आईजी साहब को भी करवाएं ना, बुलाएं, और CCP लाहौर को भी बुलाएं कि ये रेट है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट कह रही है कि सख्ती करनी है, मार्केटें बंद करनी है, और पुलिस ताजों से सारे शहर को पता है, सारे शहर को पता है कि पुलिस ताजों से पैसे लेके जो है ये दुकानें खुलवाती रही है। ये क्या ये CCP और आईजी को नहीं पता, या हुकूमत को नहीं पता? इतनी बेबसी और लाचारी है हुकूमत की। सर अब क्या करें, ट्रांसपोर्ट अभी कराची में चंद दिन सर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो ऑफिशियल फिगर्स ये हैं, वो आप 6,70,000 की बात कर रहे थे, वो बात है 15 मई की। 15 मई की कह रहे हैं कि लाहौर में कोरोना के टोटल इस वक्त 10,01 मिलियन पेशेंट हैं, जो ऑफिशियल फिगर है। मैं 10 बंदों से मैंने बात की, एस्टिमेट वो तो यहाँ तक 10 लाख की बात हो रही है। एस्टिमेट अब करना ही नहीं है, वरना तो ये मसला बन जाएगा। मुझे ये बताएं उसामा साहब, एक बात मेरी बताएं, अभी डॉक्टर साहब पुलिस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस पैसे लेती है, काली बेड़े हर शोबे में, मीडिया हो, पुलिस हो, हर शोबे में। दूसरी तरफ पुलिस का ये भी देखिए, अभी आपने अहमद डोगर की बात सुनी, पूरा घर चला गया, क्या वो ठीक है। अगला सुन ले बड़ी अहम बात सुन ले, एक अहम बात, लाहौर के थाने के एक SHO को कोरोना पॉजिटिव आ गया, उसके मुहर्रर मुंशी सारे जनाब उनको सारे आ गए लोग कि चलें जी आपको क्वारंटाइन करना है। SHO ने गाड़ी भगाई, फरूक हॉस्पिटल गया, वहां पे उसने 4 या 5 लाख रुपया दिया, सुनते जाए कहानी। 8 दिन बाद वो आके गार्ड ऑफ ऑनर जनाब जो भी है उसने वापस आ गया अपनी नेगेटिव रिपोर्ट करा के। वो मुंशी और मुहर्रर जिनको आपने क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है, 1.25 महीना हो गया है, वो तरले ले रहे, खुदा के लिए हमें निकालो, उसी जिसकी वजह से अब मामला ये उसामा साहब, ये लोगों की बात सुने,
आज नजला, जुकाम, बुखार, अगली खबर मुझे खांसी, इजाजत दे दें। निमोनिया के जो लोग हैं उनके इलाज डॉक्टर साहब क्या हो रहे हैं अस्पतालों में? जी ठीक है, प्राइवेट या ये- सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल और उस दूसरी तरह से बात, हो रहे हैं। मेरा रोना क्या अच्छा, है? महंगाई का मेरा एक रोना तूफान महंगाई से है। ऊपर है, कैद साली का है, तरह टिड्डी साहब, तेल का जो हमला हो रहा है, बिल्कुल सही। लाखों एकड़ अब रकबा मसला क्या तबाह है? हो गया है, इंतजामिया- इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। गवर्नेंस ये आर्मी तो नहीं चले है। अभी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद एजाज ने की है, आर्मी अच्छा, चीफ कर रहा है, ना हुकूमत, जी। ना कोई एमएनए, ना कोई वजीर, ना कोई मशीर। चले टिड्डी दल के ऊपर जो आवाम कैद साली का शिकार होगी, इसके ऊपर किसने एक्शन लेना एक है? और नोटिस लिया है वजीर आजम ने और मुशीर खजाना को हेड लगा दिया है प्राइस मॉनिटरिंग सेल का, और इसमें चारों चीफ सेक्रेटरीज हैं, यानी सबसे बड़े अफसरान चारों सूबों के। अब वजीर आजम को इसका नोटिस लेना पड़ा है क्योंकि वो इस पर बरहम है, परेशान है, गुस्से में है कि जब पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा नीचे गई है, यानी इतनी ज़्यादा नीचे गई है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद इतनी तेज़ी से कीमतें नीचे नहीं आई। चलो वो इंटरनेशनली ये सारा कोरोना की वजह से हुआ, बहरहाल तो बाकी चीज़ों की कीमतों में उस तरह फर्क क्यों नहीं नजर आ रहा, इस पर वो परेशान है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा। उस पर नोटिस दिया उन्होंने, और पेट्रोल गायब ही हो गया, पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये तो हाल हो गया इस हुकूमत का। मैं तो परेशान हो गया हूँ बाबर साहब, एक के बाद एक चीज सामने आती है, ऐसे लगता है कि ये यानी हुकूमत क्या होता है? हुकूमत का मतलब ही है कि आप पहले चीजें आटा कंट्रोल- गायब हुआ, बिल्कुल पर चीनी कंट्रोल गायब नहीं हुई, है। अब आप कह रहे हैं पेट्रोल गायब हो गया, तो मुझे किसने ये एक्शन बताएं लेना? कि वो मरीख में रहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, कि वो कह रहे हैं कि जी चीजों की कीमतें क्यों नहीं कम हुई, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, और सरकार पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में कहीं। इस चीज का नोटिस नहीं लिया वज़ीर आज़म ने। सबसे पहले तो ओगरा को चाहिए, ओगरा पूछ तो रही है लेकिन इनको डंडा दे। ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसकी रेट ही कोई नहीं है? पेट्रोल वाले जो है वो इनकी रेट नहीं मार रहे। शुगर आपने इतनी बड़ा कमीशन बना दिया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई। चीनी जो है वो अभी भी 85 रुपए किलो बिक रही है, चीनी की कीमत तो 1 रुपया गवर्नमेंट नीचे नहीं ला सकी। आटे की कीमत जो है वो नीचे नहीं ला सकी, आटा नहीं मिल रहा मार्केट में। तो और अभी कटाई हुई है, वज़ीर आज़म खुद परेशान है, कहते हैं अभी तो कटाई हुई है, और कटाई जब हो तो तब तो आपके पास वाफिर गंदम होनी चाहिए। भाईजान जो होर्डिंग जखीरा अंदोज, जो माफिया जिसने अभी भी लूटना है, जो मिडल मैन है, जिम्मेदारों को रेट मिलता है 3, आपको नहीं पता, उसामा साहब लाहौर में बैठे हैं, जिम्मेदारों को 1250 1300 रुपया मिला रेट, सर चीफ सेक्रेटरी 1300 मिला है, अब ये 1600 पे पहुंची हुई गंदम। ये चीफ मामला सेक्रेटरी- क्या है? चीफ मिडल मैन सेक्रेटरी को है। नहीं पता, नहीं इसको- चीफ सेक्रेटरी को नहीं पता, क्या इनके पास रिपोर्ट्स नहीं होती कि देखिए, कहां से कितना मामला लोग ये हैं, नीचे कौन तक पता है, सबको कीमतें पता बढ़ा रहा है, सबको पता है, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जो प्रोविंस है, जो प्राइम सर वो तो कह रहा है कि पकड़ो, वो तो कह रहा है जाकर पकड़ो, वज़ीर आज़म कह रहा है जाकर पकड़ो। प्राइस कंट्रोल कमेटी ये तो सख्ती ऐसे भी दिखाओ। पहले से है, ये मौजूद है, आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, आपकी मिलों की बाडियां मौजूद है, आपकी वो मिलें आटा लेती हैं जो पीसती नहीं है और गंदम आगे चली जाती है, उनके बिलों का रिकॉर्ड आपको पता भी है। मिलें चलती नहीं है, मिलें आटा अपने कोटे का लेके और आगे भेज देती हैं बगैर पीसे हुए, बगैर डोके साहब, क्योंकि मिडल मैन है। उसके बाद मिडल मैन आ जाता है, फिर आप मिलों के वाले से एक ही वहां पे लेबॉर्ट्री है, आपको समझ पता है जितना उसमें मैदा निकालना है वो ज्यादा निकालते हैं, फाइन उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, यानी हर तरीके से उसमें जो स्टैंडर्ड है वो नहीं है, एक एसओपी फेल नहीं। एक जो मिल जहां पे लेबॉर्ट्री है वो मिलों से मंथली लेते हैं, वहां पे इतने इसमें ढांचे हैं। चीनी की आपने रिपोर्ट देखी, क्या सस्ती होगी? क्या किसी को पकड़ लिया? आईपीपी के हवाले से क्या बिजली सस्ती होगी? क्या जो लूटने वाले मुल्क को उनके खिलाफ एक्शन हो गया? कर्जा कमीशन के हवाले से रिपोर्ट आ गई। अभी आप देखें जिस तरह पेट्रोल की बात कर रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है जब पेट्रोल महंगा होता है, भी तो आप ही लगा रहे थे अनाउंस होता ना है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो आप यहाँ पर कहते रहे। मैं तो कहता हूं, नहीं, आप यहाँ पर रिपोर्ट्स कहते मैंने कहा रहे पब्लिक कि होगी। मैं इमरान खान ये नहीं कर सकता, इमरान खान होगा तो ये होगा ही मैंने होगा। कहा रिपोर्ट अब पब्लिक आप होगी, ये बातें कर रहे हैं, रिपोर्ट होगी, पहले तो आपकी हुई। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब मैं कह रहा रिपोर्ट पब्लिक होगी, एक्शन क्या हुआ? सर आप कहते रहते कि अच्छा, सब मुझे पकड़े जाएंगे, चलिए, मैं वो प्रोग्राम निकाल लेता हूँ, मैं आपने कहा बिल्कुल एक ये बंदा कहता पकड़ा हूं, जाएगा। लेकिन मैं यही कहता हूं कि वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि ये तो आप सारी बताएं, चीजें सामने आप आई। कह रहे थे कि पकड़े सर ताकत जाएंगे। है, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सर, पकड़ मसला सकता है, ये है, ऑयल जब मार्केट के कंपनियों को प्राइम उगरा ने मिनिस्टर शो कॉज की- नोटिस यहाँ दिया पे है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। कार्टलाइजेशन माफिया मजबूत आज भी बात यह है है। कि गवर्नमेंट की रेट तब मेंटेन, गवर्नमेंट जो होती है जब इनको निशाने पर बनाएंगे। जब किसी का एहतसाब होगा, किसी को पकड़ा जाएगा। अभी तक आप बात करते हैं मिनिस्टर की, कौन सा मिनिस्टर निकाला गया? सारे रिशवल हो जाते हैं। किस सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लिया गया? यहाँ पे पंजाब में आप देख लें, कोई चीफ मिनिस्टर पंजाब है,
सामने कोई ईमानदार आईजी ठहरता है या चीफ सेक्रेटरी ठहरता ही नहीं है। 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, 12 सेक्रेटरी चेंज हो गए। हुकूमत जो है उसकी कोई रेट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। आटा महंगा, चीनी महंगी है, तेल मिल नहीं रहा, कोरोना बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कहते हैं। और ऊपर से अब धान का सीजन है, मुंजियों का सीजन है, ट्रैक्टर चलने हैं, कद्दू, उन्होंने जो जिम्मेदार है अगर डीजल और पेट्रोल नहीं मिलता, पीटर कैसे चलेंगे, डीजल कैसे चलेगा, मतलब ट्रैक्टर चलने हैं, सारी मशीनरी तो आपकी जरी जो हालात है, क्या हुआ ऐसे कीमतें कम करने का जब पेट्रोल मिलना ही नहीं था। अब देखें महंगा होने की खबर आती है, खबर आ जाए महंगा आने की, तो जनाब पेट्रोल जो है वो आपको पता है उसी वक्त महंगा शुरू हो जाता है। हुआ ये था मैं थोड़ा सा बता दूं, जब ये जून से पहले बात हुई पेट्रोल की कीमतें कम करने की, तो उस वक्त ये कंपनीज की तरफ से कहा गया जी हमारे लॉसेस बड़े हो गए हैं, कीमतें इतनी नीचे चली गई हैं, 15 जून तक आप कीमतें बरकरार रहने दें वरना सप्लाई का मसला आ जाएगा, हमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। और फिर ये हुआ कि हुकूमत ने कहा नहीं जी ये कीमतें कम करनी है, अगरचे इस पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई। अब ये 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी है इस वक्त पेट्रोल पर ली जा रही, इससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं 75 रुपये पेट्रोल है तो 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, जीएसटी अलग है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब कीमतें हुकूमत ने कम कर दी, इन्होंने बदला लिया, इन्होंने कहा जी ठीक है अब देखते हैं हम सप्लाई। तो ये किसने इंश्योर करना है? इससे बेहतर ना सस्ता करें फिर आपको। खलसा की बात है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपकी रेट ही नहीं है, अगर आपने अपने डिसीजन जो है कैबिनेट जो है वो अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकती, तो फिर आप पंप का एनओसी कौन देता है, कैंसिल कौन सर? अब ये चीज कैबिनेट वालों ने क्या किया है, उन्होंने कहा अच्छा आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम देखिए कीमतें इंतजामिया का क्या काम है, लेबर डिपार्टमेंट का क्या काम है। अब क्या हुकूमत जाकर ये कौमियाले जाकर चीनी के सारे ये बातें नहीं है, क्या आटे वालों को पकड़ने जाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल कर दी, चीफ मिनिस्टर ने जाकर शोर नहीं करना पंपों पे जाना, आप पूरा एक पैराफ्लेरिया है। अलीम खान साहब आए थे, अलीम खान साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैं सबको देख लूंगा। उन्होंने क्या देखना था, फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा जी अगर हमें आप महंगी नहीं करने देंगे कर ले जो करना। हुकूमत किस चीज का नाम, हुकूमत किसको कहते हैं सर? उनको पकड़ के आप डंडे कहते हैं ना गवर्नमेंट, अगर गौर करे तो गवर्नमेंट तो लगता है 1 मिनट, बाहर ये गौर करने की बात है। आम झटकी में मिसाल देते जो चौपाल पे छड़ों पे बात है, गवर्नमेंट अगर गौर करे तो फिर 1 मिनट लगता है। मसला सिर्फ ये है कि आप समझ बार बार कहते हैं डोगर साहब और मैं एग्री इस बात, मुझे ये बताया रेट किसने कायम करनी है? आईएम साहब का काम है कि पंपों पे ये माफियाज आज बने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इस हुकूमत का ही कसूर है। माफिया तो फर्क क्या है, ऐसी हुकूमत में बैठे हैं सरकार है ना, वो हुकूमत में छोड़ दे ताकतवर है, पाकिस्तान में वो सरकार से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आगे बेबस हो जाती है। अच्छा ब्रेक का वक्त है, सरकार से एक्सपेक्ट नहीं, पहले तो माफिया थे, इमरान खान साहब कहते थे कि हम माफिया को हम तोड़ेंगे। डीजीआईएसपीआर का बड़ा वाज़ेह बयान है कि भारत जिस तरह की मुहिम करना चाह रहा है उसका हमें पता भी है और उसके लिए हम तैयार भी हैं। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक हमला टिड्डी दल का, और उस पर आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई है। अभी आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी देख रहे थे, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी चल रही है बोल न्यूज़ की कि आर्मी चीफ को इस वाले से ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने कहा है कि तमाम वसाइल को इस के लिए ब्रूकार लाया जाए कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और ये हम पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और खुराक का बड़ा मसला पैदा हो सकता है। और यही बात असद खरल साहब भी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि फिर हर जगह फ़ौज को बुला लिया जाता है, कहा जाता है कि जी फ़ौज मदद के लिए आ जाए। अब ये टिड्डी दल के हमले पर भी सारी कार्रवाई फ़ौज ने करनी है। कोरोना में देखें तो फ़ौज को इस्तेमाल किया जा रहा है, ISI का उसमें कलीदी किरदार है। तो एक इदारे पर ही आप कितना बोझ डालेंगे, और फिर उसके खिलाफ बातें भी की जाती हैं। अब यही बात DGISPR का जो ताज़ा बयान सामने आया है उसमें हमें नज़र आती है कि किस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखें तो भारत क्या क्या साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और उसका किस तरह से मुकाबला करने के लिए फ़ौज हर वक्त तैयार है। DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा है कि भारत जिस तरह के प्लान बना रहा है, खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है, रियासती दहशतगर्दी, और तमाम हमसाया मुल्क उससे परेशान है। चीन, नेपाल का नक्शा बदला, वहाँ उसको शर्मिंदगी हुई, नेपाल ने कहा जी ये तो हमारा इलाका है, उन्होंने भी नक्शा जारी कर दिया। चीन से बड़ी मार पड़ी है हाल ही में। अब क्वाड कॉप्टर कई दफ़ा बेच चुका और पाकिस्तान ने गिराए। LOC पर तारीख में इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई जितनी अब हुई हैं। तो भारत वो जो अपना डिज़ाइन वो बना रहा है बाबर साहब के पता नहीं अपने आप को और फैलाने के लिए, उस तरफ जाना चाह रहा है। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी हम हर तरह से तैयार हैं
और वो पुलवामा 2 उन्होंने कहा, वो जो गाड़ी उन्होंने दिखाई जी, बंदा पकड़ा, वो बारूद से बड़ी गाड़ी थी और वो पैदल ही भाग गया और अगले दिन जाकर वो गाड़ी पूरे मीडिया को दिखाकर जी वो उन्होंने तबाह कर दिया। अजीब हो गई ड्रामे। साहब एक तरफ कोरोना का फैलाव दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से कहीं पर है तो वो इंडिया है, जहाँ पर 2 लाख का फिगर क्रॉस कर गया है। कोरोना के जो पेशेंट है 2 लाख का फिगर क्रॉस कर गया इंडिया, और वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा, बांग्लादेश के साथ उनका फड्डा है। उसके बाद नेपाल के साथ आप देखें जिस तरह से उन्होंने वहाँ से सड़क गुजारने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल के अंदर से, और नेपाल जो सारी उम्र इंडिया की प्रॉक्सी गवर्नमेंट जहाँ पर रही है, नेपाल भी खड़ा हो गया। उनकी कैबिनेट हुकूमत जो है उसने साफ अलग ऐलान कह दिया है कि हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे और हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया यहाँ से सड़क बाहर निकाले, ये हमारे इलाके, हमारे इलाकों से इंडिया सड़क नहीं निकाल के लेके जा सकता। तीसरी आपने चाइना के साथ लड़ाई ली हुई है, और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइना ने 3 किलोमीटर अंदर जो है वो चीन के घुस गए, चीन इंडिया के, और फिजिकली दुनिया में पहली मरतबा मैंने देखा कि फिजिकली उन्होंने इंडियन फौजियों को मारा है, मुंह पे मुक्के मारे हैं, उनके मुंह सुजा दिए हैं, उनको जख्मी किया है। मगर मैं हैरान हूँ कि लड़ाई तोपों गोलियों की होती है, इस तरह से बहुत कम आप देखते होंगे कि किसी को इंडिया के 75 जो फौजी हैं उनको मार मार के अधमुआ कर दिया कश्मीरी चीनी फौजियों ने। ये भी एक अनोखी तारीख रकम की है इंडिया ने, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकें कि इंडियन फौजियों का मोराल कितना हाई है, वो किस कदर लड़ाई के लिए तैयार हैं। कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों से लड़ना और चीनी फौजियों के ट्रेंड फौजियों के साथ लड़ने में बहुत फ़र्क है। वहाँ पर आप असला भी भूल गए, गोली चलाना भी भूल गए, फिजिकली थप्पड़ मुक्के खा के अल्टीमेटली वहाँ से भागे, अपना इलाका भी सरेंडर कर दिया चाइना को। अब पाकिस्तान में पहले अभिनंदन साहब आए, उनको हमने चाय पिलाई थी, वो चाय पी के यहाँ से गए हैं। तो इंडिया का फिर इंडिया को खुजली हो रही है कि वो कोई ना कोई पाकिस्तान पर कोई ऑपरेशन करे या कोई इस तरह का कोई अटैक करे। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिर यहाँ से भी उसको हजमियत उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बाबर साहब ने बिल्कुल सही कहा। हमने तो यूएनओ को भी हमने पाकिस्तान ये बड़ी जबरदस्त ऑफर है, उनका आए जहाँ कहते हैं, जहाँ दिल करता है, जहाँ मर्जी विजिट करें, लेकिन इंडिया भी तो विजिट करवाए ना, इंडिया को दिखाए ना। को जो लॉकडाउन किया हुआ है 1 करोड़ कश्मीरियों का, इनोसेंट कश्मीरियों का, वो जिनके पास तो पिस्तौल भी नहीं है, जिनके पास गन भी नहीं है, जो बेचारे निहत्ते हैं, खाली हाथ हैं, और जिस तरह से 18 कश्मीरी ये कल शहीद किए हैं इंडियन फौजियों ने, मगर जिंदगी की इंतहा है कि उनकी मैयत भी नहीं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 7 साल का एक बच्चा भी है, खवातीन है। अच्छा, ऐसा बच्चा भी है जो ज़हनी माजूर था, उसको भी शहीद कर दिया। इससे ज्यादा दहशतगर्दी बर्बरियत क्या होगी? मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ निहत्ते कश्मीरियों के साथ लड़ सकती है इंडियन फौज, ये किसी ट्रेंड फौज के सामने 2 मिनट नहीं ठहर सकती। ये मैं आपको लिख के दे दूं, ये पाकिस्तान में यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बुज़दिलाना सा ऑपरेशन करें, आपके दरख्त जला दें, आपका एक कब्र जला दें और भाग जाएं। अच्छा, वैसे अपनी कार्रवाई आप देखें कि एक तो वो इल्ज़ाम तो लगाया कि जी यहाँ से ना लॉन्च पैड, यहाँ से पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से लोग भेजे जा रहे हैं जो वहाँ जाके कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। अंदाजा लगा लें कि ज़हनी पस्ती का हाल देख लें। कभी आप वहाँ पे इंडिया में मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी इन्होंने सारे इंडिया में कोरोना फैला दिया, वहाँ पे तबलीगी जमात जो है उनको मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। कभी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नौजवान गए और उन्होंने इंडिया में सारे में कोरोना फैला दिया, मगर ये तो बिल्कुल अगली खबर पर जाना है। बिल्कुल मैं आपसे ही आगाज करूंगा स्टील मिल का, लेकिन इस पर थोड़ा सा कि वो कबूतर वाला भी आया कि जी वही मैं कहने लगा था कि वो नंबर लगा हुआ चला जाता है कि जासूसी करने आया था। अच्छा, पूरी दुनिया में मीडिया में हंस के उनका बुरा हाल हो गया, सिर्फ उनसे खबर नहीं सुनाई जा रही थी। भारत के बाद हमारे जब सीमेंट जाता है तो चूंकि उनको तकलीफ होती है कि सीमेंट पाकिस्तान का इंडिया में जाएगा तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो इशू है, हमें नुकसान होगा। उसको किस तरह चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करने का कह रहे हैं। जब हीरोइन रखी गई तो उनके अपने बंदों ने पांडा फोड़ा, फिर जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स की उनके अपने मीडिया ने पांडा फोड़ दिया। फिर जिस तरह आपने देखा वर्किंग बाउंड्री की अगर बात हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो, हमेशा से सिविलियन आबादियों को निशाना बनाते हैं, ये बुज़दिलाना कार्रवाई करते हैं। जब भी हमारे रेंजर या फौज पाकिस्तान जब वो जवाबी हमले करते हैं तो बाकायदा आपने देखा कि हमारे DGISP ने कहा कि हमने उनके बंकर उड़ाए, हमने उनके फौजी मारे, हमने इनकी तरसीबात उड़ाई और उसकी हमने वीडियो भी जारी की। हम इनके जहाज गिराते हैं, उसकी वीडियो जारी करते हैं। हम इनका पायलट पकड़ते हैं जिंदा, उसके बाद एक गुड जेस्चर के तौर पर वापस भेजते हैं।
वो एक अलग बात है। इनका कलभूषण यादव जो है जासूसी का नेटवर्क वो पकड़ते हैं, उसके खानदान से मुलाकातें भी करवाते हैं। इन्होंने जाली जो इनके इलाके के ताजमहल को साहब फौरन उसको फांसी दे दी, और पाकिस्तान के एक नीले पीले चैनल ने उसको फरीदकोट पाकिस्तान का शहर बना दिया। वो जाली उसने साबित किया, उसकी बेस पे वो सारा कहानी लड़ते रहे। इन्होंने कहा पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया ने इनका नैरेटिव रिजेक्ट कर दिया। अभी आरएसएस, अभी कल साजिद जो डोनाल्ड ट्रंप के मशीर हैं, वो ये कह रहे थे कि ये 21वीं सदी के अंदर ये नाजीज्म जो है, ये आरएसएस, ये मोदी जो है, यानी उसके बड़ा एक अहम होता है उनके पास, वो ये कहता है बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है उनकी। मामला ये है कि ये एक दोहरा म्यार है आलमी बरादरी का भी, और जो DGI इस पे तिजारत कि हम इनका मुंह तोड़ जवाब ने भी कहा। अब मामला ये है कि ये एक बेशर्म और हट धर्मी देखे कि मोदी सरकार जितनी ज्यादा इनकी जिल्लत, जगह जगह इनकी दुर्गत बनी है, इनके अपने मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, हमारी अफवाज ने जितनी भी कार्रवाई की, ऑब्जर्वर को बुलाया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, हर जगह पे लेके गए। इन्होंने क्या किया, कश्मीर में कौन ले आए, वो एक एनजीओ जाली एनजीओ के बंदे, वो भी एक्सपोज हो गया, वो पता चल गया जनाब वो तो जाली बंदे थे। मामला ये है कि इनकी इतनी औकात या बसात नहीं है, ये गिदड़ भबकियां सिर्फ लगा सकते हैं। ये नेपाल जैसे लोगों से भी अब मुंह की खानी है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जनाब चाइनीज ने इनको भुरके से निकाल दिया, ये नहते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ अगर मैली आंख ये देखेंगे तो इतनी ज्यादा इनकी दुर्गत बनी है, इतने ज्यादा बिज्जत हुए हैं, इतनी ज्यादा इनको मुंह की खानी पड़ी है। अच्छा, और बेशर्म और हर तरफ ये है, उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती कि हम किस तरीके से कभी सर्विंग, कभी आपका जो जनरल जो एक अफसर है, ये नेवल जो इनका था, को जो कुलभूषण यादव, ये बहुत बड़ी हमारी कामयाब थी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो पकड़ा गए वहां भी उनको, और फिर यूएनओ के अंदर जगह जगह पे इनको इनकी पसपाई हुई, पूरी जगह पे पाकिस्तान का नैरेटिव जो है दुनिया ने एस्टैब्लिश किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल का किरदार है। अफगान जो अमेरिका से निकला के लिए जो फौजवाज का अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की हम इतराफ करते हैं कि उसके बगैर इम्पॉसिबल है। तो मामला यह है कि इंडिया की इस तरह गिदड़ भमकियों से कोई फर्क पाकिस्तान की दोबारा हम इंटरनल अगर बात करें यहाँ पर खासतौर पर मीशत के हवाले से, तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है, बड़ा स्कैंडल बन गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से कि 9,500 जो उसके मुलाजमीन, तकरीबन 9,350 मुलाजमीन, उनको फारिग करने का फैसला कर लिया है इस हुकूमत ने। और इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, पुराने खिताब, पुरानी तकरीरें इमरान खान की हों, असद उमर की हों, दीगर लोगों की चलाई जा रही हैं, और उसमें दिखाया जा रहा है जी हम आएंगे, अगर हमें हुकूमत मिली हम स्टील मिल को ये कर देंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, ये कर देंगे। वो कुछ नहीं कर सके। अब ये कह रहे हैं कि जी लोगों को तो बेरोज़गार किया जा रहा है, 9,000 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार कर देंगे आप। लेकिन दूसरी तरफ पूरी खबर नहीं बताई जाती कि 23 लाख तकरीबन फी बंदे को मिलेगा, उसके हिसाब से तो गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, 1 महीने में फारिग किया जाएगा इन लोगों को। तो ये अगर एवरेज देखा जाए, क्या पता है आपको वारदात क्या हो रही है, कितनी दिहाइयों से 23 लाख करोड़ों अरबों रुपया लॉस है। मुझे बताएं, मुशर्रफ साहब के दौर में ये कुछ ठीक प्रॉफिट में थी सर, वो आखिरी वक्त था, और उससे पहले भी ये नुकसान में जा रही थी। 90 की दिहाई आप देख लें, कोई खास इसमें नहीं था। बहरहाल उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तबाही हो गई। नून लीग की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बंद कर दिया, नहीं चला सके। अच्छा, पीपल्स पार्टी अपना गेम चलाती रही, नून लीग अपनी। अब आकर 10-15 साल से सर अरबों रुपया, और वो इस गरीब कौम के टैक्स का पैसा है। आखिर आप कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? 500 अरब रुपया के लगभग, चाहे वो PIA हो, रेलवे हो, स्टील मिल हो, वापडा हो, यूटिलिटी स्टोर हो, एक लंबी फहरिस्त है इदारों की जो सफेद हाथी बने हुए हैं, जो अरबों रुपया सालाना, यानी 500 अरब रुपए तक ये खसारा होता है खामखा का। तो अब बाबर डोगर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या करें? क्या और कोई हल था, या ये एक यू टर्न है, इस पर हमें तनकीद करनी चाहिए, या कहना चाहिए कि हल ही ये था? तब मेरे नज़दीक तो गवर्नमेंट प्रॉपर्ली कंपनसेट कर रही है। अब वो लोग 9,500 लोग जो हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो एक बोझ बने हुए हैं, और उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्ली अगर डिस्पोज ऑफ करना चाह रही है, उनको पैसे देकर गोल्डन हैंडशेक ऑफर करके, तो मेरा ख्याल है कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को बिल्कुल वो तमाम महकमे जो बर्डन है हुकूमत पर, ख़जाने पर, पाकिस्तान की 23-22 करोड़ आवाम पर, उनको अगर प्रॉपर्ली आप फारिग करते हैं पैसे देकर, तो ठीक है, गवर्नमेंट का फैसला, कैबिनेट को डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे तमाम महकमे या तो वो परफॉर्म करें,
अगर नहीं कर सकते तो फिर घर जाए। मैं तो पीआईए भी है, इसके फिर तो रेलवे भी है, फिर तो वापदा भी है, वारदात सुन ले, इसके पीछे वारदात क्या है, मैं जी, अंदर की बताएं, कहानी काम क्या डाला जा रहा है। मैं अभी कैलकुलेटर मारा है, 9,350 लोग जो निकाले जा रहे हैं और 23 लाख फी कस दिया जा रहा है। ये किससे दिया जाएगा? खजाने से। 21 अरब जाहिर है, और 21 अरब रुपया जाएगा खजाने से, सुन ले। और इसके बाद क्या होगा? जो पीछे जो रालें जिनकी टपक रही हैं, जो स्टील मिल की अरबों नहीं खरबों रुपए की जमीन और एसेट पे कि दुनिया की जिसको रशिया कहता है हम चलाते हैं और दुनिया की चाहते हैं, लेकिन अब वो 21 अरब जाएगी सरकार, वो बंदे जाएंगे घर, अरबों खरबों की जमीन और एसेट्स और सारी चीजें वो उसके ऊपर जनाब वो आएगी निजकारी। अब ये सुनते अगली सुनते जाए। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, वो एक बैंक जो है, वो जो माफिया कार्टलाइजेशन के सफ़े अव्वल वाले फ्राडी नौसरबाज, उसके ऊपर उसकी नज़र है, वो ले रहे हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है सबसे बड़ा एक इदारा है, प्रॉफिट वाला है, उसका तबाही की जा रही है, उसको खरीदने के कौन जाए? पीआई की आपने बात की, जो वहाँ पे न्यूयॉर्क में होटल है, वो जो रोज उसके ऊपर किसकी आंखें हैं? तो वो इसलिए नहीं बिक रहा कि वहाँ पे एक अरबी जो उसका हिस्सा है वो इसलिए नहीं बिक रहा, उसके ऊपर कब से ये नजरें लचाए हुए हैं। मामला ये है, जिस तरह आप कर रहे हैं डोगर साहब, आप रेलवे की बात की, मामला ये है उसामा साहब, आज भी मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तानी स्टील मिल जो है उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, कोई क्यों नहीं चला सका? कौन चला सका? कोई हर बंदा खर्चे मारता आ है। सकती है। आपको पता है इस वक्त आपकी नून लीग, अब ये तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट सबने करके देख ऑनरेबल लिया। सुप्रीम कोर्ट जो मौजूद है, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन आई है, आपको पता है अब तक कितने अरब नहीं कितने खरब की स्टील मिल की जमीनों के ऊपर कब्जे हो चुके हैं? आपको पता है कि जब ये होगा मामला 21 अरब सरकारी खजाने से दे दिया जाएगा? हमेशा ऐसा होता रहा है। खैरल साहब, यानी लाइबिलिटी ऐसे वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी ना, उसके बाद हमने तो हल जब मक्खन मलाई वो वो गोहरे नयाब कहाँ से से सुन रहा लाए? हूं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। एक बंदा वो गोहरे नयाब कहाँ से लाए जो इनको चला सके? बंदा बताए ना, कोई ममरेज तो। खान एक बंदा, ममरेज खान नाम के एक बेचारे एक्सपर्ट है, कराची के हैं, वो अक्सर मुझे अपना कैथारसिस करते रहते हैं, वो मुझे तो इतनी चीजें याद नहीं है, टिप्स पे उनके याद है। ममरेज खान को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब या जो भी रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो बुला ले। अगर कहेंगे तो मैं असद उमर साहब कराची के हैं, वो भी कराची के हैं, वो कहते हैं कि इतने अरब रुपया प्रॉफिट होता है, उसमें खांचे कहाँ हुए हैं? सर मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं। हमने क्लोजिंग से पहले एक बहुत अहम खबर है बाबर डोगर साहब के पास कि पाकिस्तान के एक बड़े स्टोर में, बड़ा मशहूर स्टोर है और तो उसकी पूरी चेन है कई शहरों में, साहब ने जाकर एक खाने पीने की चीज़ खरीदी, लेकिन उसमें जो उसकी पैकिंग थी उसी के ऊपर लिखा हुआ था इसमें सूअर का गोश्त है। बाबर साहब बताइएगा खबर क्या है? बिल्कुल सर, लाहौर के बड़े बड़े स्टोर्स में के ओपनली पोर्क मीट मिल रहा है और पोर्क मीट पाकिस्तान में आप उस स्टोर का नाम लेने से सर नहीं, हम चले नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, आप लेना चाहिए। नहीं जो सूअर का गोश्त रियासत मदीना में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बेच रहा है, उस स्टोर का हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए? क्या उसकी आगे तो सुन ले सर, आगे तो सुन ले। एक शख्स ने, एक उस्मान साहब हैं, उन्होंने खरीदा, मेरा ख्याल है हमारे साथ हैं जी बिल्कुल हमारे साथ है, उन्होंने खरीदा, डब्बा खरीदा, वो लेके आए, उन्होंने वो सारा पढ़ा, उन्होंने उसको पोर्क मीट को जब पढ़ा, उन्होंने उसको यूट्यूब पे वीडियो पे डाल दिया, वीडियो पे डाला, बजाय इसके कि रियासत मदीना में उस स्टोर के खिलाफ कोई एक्शन होता है, FIA उस बंदे के पीछे पड़ी हुई है कि ये वीडियो उतारो, और उसको 6 दफा उन्होंने साइबर विंग वालों ने बुलाया, FIA वालों ने बेशर्मी की था है और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जनाब आपने साइबर विंग के रूल की खिलाफ वर्जी की है, हम आप पे पर्चा काटेंगे, अदरवाइज आप इस वीडियो को रिमूव करें। शहरी की बात सुनो, उनकी जुबानी ज्यादा। बिल्कुल उस्मान साहब जी बताएं, उस्मान क्या हुआ है सब? कसूर का क्या हो गया जी उस्मान? जी हरास कह रहे हैं बेसिकली मुझे, डेफिमेशन की प्रोसीडिंग्स के लिए मुझे आगे से क्या कहते हैं डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में संडे टाइम्स वालों ने एक आर्टिकल लिखा था, उसको 3 घंटे के अंदर अंदर उतार दिया गया, बजाय कि इसके कि अपनी गलती तस्लीम की जाए और आगे इनकी प्रैक्टिसेस करेक्ट हो, ये आगे से बदमाशी करने की उस्मान साहब, आपने स्टोर से कब लिया था डब्बा और क्या उस पर लिखा, स्टोर वालों से क्या बात हुई, उसके बाद किस तरह वीडियो, थोड़ा सा वाकया तो बताएं ना कि इंसिडेंट क्या है, आवाम को पता तो चले। जी ये नवंबर दिसंबर में मैंने अल्फता से बेसिकली पास्ता सॉस ली थी रगूज की ब्रांड से, उसमें क्या कहते हैं घर में लेके गया, मैंने इंग्रेडिएंट लेबल उसका नहीं देखा, घर में लेके गया, मैंने
क्या कहते हैं अपनी अपना पास्ता कुक किया है, उसकी एक बाइट ली है तो उसके खट्टा एक टेस्ट था, उसके मैंने देखा उसमें पोर्क कंटेंट था। वापस मैं इनके पास जब गया हूँ तो मैंने इनसे बात करने की कोशिश की कि आपने अपने रैक्स पे रखी हुई है चीज, तो इन्होंने डिसमिसिव किस्म का एटीट्यूड कि सर नहीं आपके हटा देंगे, तो लाइक कोई इस पे सीरियसनेस नहीं शो की। तो मैंने जाके बाकी इनकी लोकेशन में देखा, लोकल पे गया उनके क्या कहते हैं उनकी मेन ब्रांचेस पे गया हूँ, गुलबर्ग में भी, डिफेंस में भी, ये हर स्टोर पे लाहौर शहर में हर रैक पे इनके पास्ता की पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा है तो इनके आए जवाब तैयब साहब, इनके ऑपरेशन हेड हैं, उन्होंने पहले तो माजरत की है कि जी गलती हुई है तो इस किस्म का, और मैंने इनको कहा क्या कि गलती हुई है आप पब्लिक नोटिफिकेशन में ये जिनकी जो आना चाहिए कि उनके साथ हुआ है, मेरे जैसे कई हंड्रेड पीपल होंगे जिनके साथ हुए जिनको पता भी नहीं होगा कि इनके साथ हुआ। तो क्या कहते हैं वो उन्होंने करने से मना किया और आगे से मुझे इनफैक्ट ये थ्रेट की कि जी आप पे डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, 3 आपके पास फॉर्म थे उस्मान साहब, 3 फॉर्म थे। कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हैं, वो तो बहुत पैटी अगर इशू हो, छोटा मोटा रेट का ज्यादा हो, कैश में कोई ना दे, रेट ज्यादा लाए, ये तो बहुत सीरियस मामला है कि हराम चीज जो है बेचनी स्टोर्स पे रख के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जा सकते थे लोकल पुलिस में, वहां पे आप पर्चा करा सकते थे। इसके बाद और भी आपके पास साइबर विंग वाले पड़ गए ना, साइबर विंग तो एक साइड पे रख लेना, वो तो इनके पीछे पड़ गए हैं। दूसरी है फूड अथॉरिटी की, उसको साइड पे रखते हैं ना। क्या इन तीनों फॉर्म पे आपने दरखास्तें दी या उन्होंने कोई कार्रवाई की? मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे किया है, जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट वगैरह की है तब मैंने उसके अराउंड दैट सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी किया था। कंज्यूमर कोर्ट में ही हमने बेसिकली लीगल नोटिस इनको भेजा हुआ है, वो भी क्योंकि कोरोना की वजह से सिर्फ क्रिमिनल केसेस को प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, वो सिटीजन पोर्टल भी है, बड़ा मशहूर है, बड़ा सुना एक्शन हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब बड़ा उसको कीनली देख रहे हैं, वहां पे भी कोई कंप्लेंट की थी आपने? तो क्या उसमें हुआ? उसका रिस्पॉन्ड अभी तक नहीं आया? जी बिल्कुल किया। उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ कि उस पे 2-3 लोगों ने और ने भी उसी फोरम पे उसकी कंप्लेंट की थी। तो अभी तक अपडेट क्या आई? वहाँ पे थम शाम इस तरह का ड्रामा चल रहा होता है, आपका थम ऊपर नीचे हुआ है कोई? वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। अच्छा उस्मान साहब, साइबर विंग वाले क्या कर रहे हैं आपके साथ? FIA साइबर विंग क्या कर रहा है आपके साथ? साइबर विंग वाले जी उन्होंने मुझे पहले बुलाया पिछले महीने रमजान में, तो नोटिफिकेशन मुझे ये आई थी कि जी आपसे सवाल जवाब करने हैं। नहीं, उसमें कंप्लेनेंट कौन है? FIA ने बुलाया होगा तो वहाँ पे 100 मोटो तो नहीं दे सकते ना। क्या FIA में अल-फतह स्टोर ने कहा है कि ये गलत आपने बात की है? तब भी होता है। इन्होंने मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद इन्होंने जवाबी वीडियो निकाली जिसमें इन्होंने कहा जी बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने साइबर क्राइम की वायलेशंस की हैं। ये कौन कह रहा है? स्टोर वाले कह रहे हो? ये स्टोर वालों ने वीडियो लगाई है, ये अल-फतह के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने की है, आज भी उनके पेज पे लगी हुई होगी फेसबुक पे। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि जी ऐसी कोई चीज नहीं हमारे पास थी? क्या उनका मौक़िफ़ क्या है? वो फ्लैट आउट डिनाई करते हैं कि हमने ना कभी ऐसी चीज रखी है। इनके वकील की, इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव था लीगल, ये हमने मेरे ये आपने खुद बनाया है तो आपने घर में फैक्ट्री लगाई हुई है? नहीं, आपने खुद बना लिया, घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई, पैकिंग सारा कुछ ये आप खुद तो नहीं इंसान बना सकता ना। जी, आपने वहां से लिया और आपका एक लीगल कॉरेस्पोंडेंस चल रही थी, तो आप दोबारा वो किस तरह क्लेम कर सकते हैं जनाब ये हमारा तल्लक ही नहीं? उन्हें हटा दिया होगा, पहले माफिया मांग हो सकता है कि वहां से हटा दिया हो सारा कुछ। तो एक ऑफेंस जब हो जाता है उसके बाद वो अगर कहें कि हमने हटा दिया तो क्राइम तो मौजूद रहेगा ना। जी, रिसीट, बॉटल, सारा वीडियो एविडेंस भी है मेरे पास प्रोडक्ट भी इस वक्त पड़ा हुआ है, वो भी मैंने अपना संभाल के रखा है रिसीट के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। लेकिन ये बाबर साहब अजीब एक हमारे मुल्क में पहले इस तरह का अपना शहरी के तौर पर अपना हुकूक और सारे शहरियों के लिए देखिए वो एक सिटीजन होने साइबर विंग कितना एक्टिव हुआ है कि वो 3 दफा इस बंदे को बुला चुका है कि जनाब आप, और वो इस पे ये उसामा साहब ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ये कंटेंट रिमूव करो। हुकूमत के अंदर इस तरह के वाकयात हुए, अगर आपने हराम बेचना है तो हराम स्टोर या हराम चीजें जो आपने उनको लिए तो वो बहुत शुक्रिया। चलिए, एक अवामी मसला था, हम आपके सामने देख रहे हैं, प्रोग्राम देखने में बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।